नमस्कार मित्रों। मित्रों पर कई विषयों के विशेष विषय है और वो विषय है खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है। 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम उसकी मेज़बानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेज़बानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बहुत से मिशनरी लेवल के जो काम हैं वो हमेशा हमारे सामने कुछ न कुछ रखते रहे हैं, लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं। और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। लेकिन विद इन कंट्री देश के प्रांतों में भले ही हम आगे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं। उसमें हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपके बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़ कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखम्ब है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है। धाकड़ मस्कट 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने ज़िले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है,
यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है, तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला ये प्रदेश है। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। कल से कुछ प्रदेशों की टीमें, शायद मणिपुर की टीम कल आ भी चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है, तो ये टीमें आनी शुरू हो गई हैं। सभी प्रदेशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने के लिए और ये आने वाली हैं। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतजाम इसके कर लिए हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारी व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है, पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसा हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सकें, इसके लिए आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके सीख सकें। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज़्यादा होंगे, दिन में उनको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड्स ऐसे जो मेडल्स हैं ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी ज़रूर पुरजोर कोशिश रहेगी और उसके लिए खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन, उसका उत्साह और उनकी सारी व्यवस्था ये सब बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा, तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी, इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे, क्योंकि खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहाँ एक इंजरीज अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। और ये जो सेंटर बना है मुझे लगता है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का, क्या सेंटर का नाम क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर,
तो इस प्रकार से उत्तर भारत का एक सबसे अच्छा सुंदर वो सेंटर बनाया गया है, ताकि खिलाड़ियों की जो चोट है उसकी कितना जल्दी उसको रिकवर वो कर सकता है और दोबारा खेल में कैसे वो उतर सकता है, ये भी हमने किया है। हर दिन, ऐसे तो उद्घाटन 4 तारीख को है, समापन 13 तारीख को है, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई एक महानुभाव वहाँ पर उनको चीफ गेस्ट या विशिष्ट अतिथि जिसको कहते हैं उनको भी हम लाएंगे। खेलों को देखने के लिए भी वो आ सकते हैं। कोई एक आध फंक्शन भी रोज़ाना जो मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या मेडल देने की जो सेरेमनी होगी उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के सब जितने हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम तो चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक आध कार्यक्रम में बुलाएं, लेकिन सबका वो डिपार्टमेंट जो है उनकी जानकारी उनको देंगे, ताकि एक उत्साहवर्धन सबका उसमें हो, ये लाभ भी उनको मिलेगा। पूरा जो शो है वो अलग अलग चैनल्स पर ये दिखाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो तो स्टार स्पोर्ट्स के साथ है, एक डिज्नी हॉटस्टार है और डीडी नेशनल, ये जो चैनल हैं ये डायरेक्ट रिले करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी फीड जो है उसका अवेलेबल हो जाए, कि उस फीड में से आप भी उसके जो सीन्स हैं वो अपने अपने चैनल्स को भेज सकें, ताकि उन चैनल्स पर वो दिखाया जा सके। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की आयोजना की गई है। आज क्योंकि बहुत समय अब जिसको कहना चाहिए कि उल्टी गिनती जैसे शुरू हो गई है, मात्र 2 दिन का समय बचा है। आज 2 तारीख है, कल 3 है, परसों 4 को इसका उद्घाटन है। तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता या देश की जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी देना, ये मेरा दायित्व था, वो आपको मैंने दिया है। ये बताएं कि हरियाणा से इन खेलों में क्या उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा का योगदान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ियों को बहुत बढ़िया रहता है, और अब तो अपनी धरती पे हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद आपको? मैंने पहले बताया कि पिछली बार हमें 200 मेडल मिले थे और हमारा नंबर 2nd आया था। फर्स्ट किसका था? महाराष्ट्र का फर्स्ट उसमें था। हमारी कोशिश रहे कि हम पहले स्थान पर आए, और निश्चित रूप से 15 यानी 1866 मेडल हैं, तो उसमें 200 से ऊपर हम कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा रैंक आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारी नहीं, वैसे तो हर प्रदेश कोशिश करता है कि उनके खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर के उनके प्रदेश में कोई अपना नाम लेकर गए हैं। तो ये प्रतियोगिता है, हमारे खिलाड़ी उतने सक्षम भी हैं कि हम इस पहले वाली पोजीशन से और आगे कैसे अच्छे बढ़ें, ये योजना यानी ये इच्छा सबकी रहेगी। और उसके लिए हमने व्यवस्थाएं भी पूरी की हैं, अपने यहाँ फील्ड में भी पूरे प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेडियम्स हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं, उन सब की अच्छी व्यवस्था की है। अभ्यास भी सब लोग कर रहे हैं और उस अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सीएम साहब, अनुराग ठाकुर जी आए थे लास्ट टाइम जब बास्केट की लॉन्चिंग हुई थी, तो उनका एक आग्रह था, सुझाव था कि स्कूली बच्चे भी देखने के लिए आए। स्कूलों में फिलहाल छुट्टियां चल रही है, हाँ, तो वो कैसे हम लोग बच्चों को भी वहाँ तक पहुँचाएंगे? छुट्टियां कब तक हैं हमारी? शुरू हो गई है क्या? 10 तक, आज से शुरू हो गई है। महीने की है। तो उसकी व्यवस्था तो यही है कि हम जो स्कूल के स्टाफ के लोग हैं, हमने कर ली है सर व्यवस्था, वो डेली आएंगे। तो वो एक बार सूचना देने की बात होती है, तो बच्चे तो आखिर जिस जगह के हैं वहाँ से बस चलेगी तो घरों से भी आ जाएंगे। कोई स्कूल खुले होंगे तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो हाँ, उसका अरेंजमेंट किया हुआ, वो हमारे शिक्षा विभाग ने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। जैसे आपने कहा कि ये कोई वीआईपी आएंगे, ये जो ओलंपियन हरियाणा के थे, खासकर जो मेडलिस्ट आए हैं, उनकी भी शमूलियत करेगी? उनको भी सबको निमंत्रण दिया गया है। कुछ ने तो ये कहा कि उनके अभ्यास चल रहे हैं बाहर, यानी इलाकों में भी जो वो जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यस्तताएं बताई हैं। वो तो स्वाभाविक है, उनकी प्राथमिकता वहाँ की होगी। लेकिन जो यहाँ हैं, घरों पर हैं, उनको खेलने के लिए अलग अलग दिनों में उनको बुलाएंगे और उसका निमंत्रण हमने सबको दिया है। नीरज चोपड़ा बाहर चल रहे हैं? नीरज चोपड़ा बाहर है। इसमें जो, क्योंकि लगभग नेशनल लेवल का ये है गेम्स है, क्योंकि इसमें नाम तो खेलो इंडिया देखते हैं। खेलो इंडिया है, लेकिन आयु ग्रुप भी इसमें तय है। 19 साल तक के जो खिलाड़ी हैं, अंडर 19 है ना, अंडर 18 है सर, 21 का। हाँ, तो 1 साल बेनिफिट उनको मिल गया। पिछले साल अंडर 18 में जो रजिस्टर्ड थे वो अपने आप 19 के हो गए हैं, लेकिन जो पिछले साल 18 के थे उन्हीं को पार्टिसिपेशन हो रहा है। जानने से भी चाहूँगा कि इसमें जो मेडल्स ही मिलेंगे, इसका लेवल क्या है? जैसे हम CWG का बोलते हैं, नेशनल का, खेलो इंडिया का हमने कोई कैटेगरी, अब अलग से हमने उसको नोटिफाई किया हुआ है। हमने उनके जो इनाम हैं या उनके जो भी आगे सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो खेलो इंडिया अपने आप में एक ब्रांड हमने तय किया हुआ है। खेलो इंडिया में जितने वाले जैसे नेशनल इवेंट्स होते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इनका सवाल ऐसा ही था, शायद पहले भी चर्चा हुई थी आपके आने से,
ये जो यहाँ के विनर होंगे, जैसे अगली चैंपियनशिप्स में मान्य होंगे तो हमारे पास उस एंगल से जैसे हम पहले जो आयोजन हम करते कर रहे थे हैं इन सर्टिफिकेट का क्या लेवल रहेगा, मेरा पॉइंट इनकी मान्यता कैसी रहेगी? ये बिल्कुल अलग से ही एक ब्रांड है खेलो इंडिया का। और मान्यता अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट की भी देखें, किसी की भी कोई इंडिपेंडेंट, सभी की अपनी मान्यता है। आप ऐसा नहीं कि कॉमनवेल्थ में किसी ने खेल लिया तो उसको ओलंपिक का कुछ मिल गया है या कुछ और मिल गया है। तो हर एक टूर्नामेंट की अपनी अपनी मान्यता है। खेलो इंडिया अलग से ब्रांड है, इसकी अलग से मान्यता है, अलग से हरियाणा सरकार ने कैश अवार्ड डिक्लेयर कर रखा है और अलग से इसका सर्टिफिकेट। मतलब ये एक तो है कि नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल से ऊपर का नहीं है। जैसे एशियन है तो पूरे एशिया की टीमें आती हैं, नेशनल लेवल का हर एक स्टेट के आते हैं, नेशनल लेवल से आगे नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही खेलो इंडिया और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा के 200 मैच आए थे और इस बार हम लग रहे हैं कि 200 से प्लस आएंगे और नंबर, क्योंकि उस स्टेट का तकरीबन थोड़ा सा उत्साह भी ज़्यादा रहेगा। ये हमारी जो हमारी खेल पॉलिसी है उसके मुताबिक में कौन सा लेवल रहेगा? यानी आपका क्या मतलब उनको कैश अवार्ड का हाँ कैश अवार्ड तो होगा, कैश अवार्ड तो हम नौकरी वगैरह में सुविधा मिलती है, उसका लेवल भी जाना चाहता है। सुन लीजिए, किसी भी जूनियर टूर्नामेंट को वैसे ही नौकरी नहीं मिलती है जब सीनियर, हर एक सीनियर टूर्नामेंट को नौकरी मिलती है। सर जूनियर को भी मिलती है पर सब जूनियर को नहीं। प्लीज सिर्फ पेपर को कंप्लीट करने दीजिए। दूसरा, इसमें कैश अवार्ड अलग से है। गोल्ड मेडल को 50,000 रुपये, सिल्वर मेडल को 30,000 रुपये और ब्रॉन्ज मेडल को 20,000 रुपये, जो जूनियर कैटेगरी की नेशनल चैंपियनशिप का बराबर का इसका हमने ऑलरेडी कैश अवार्ड कर रखा है। और जो जूनियर की नेशनल चैंपियनशिप की जो बाकी सुविधाएं हैं उसके बराबर ऑलरेडी इसमें कर रखा है। बस जूनियर नेशनल, बस ये तय हो गया। सीएम साहब, आप कह रहे थे कि पंजाब एक सीएम मिनट, को बुला रहे हैं। हाँ बताइए। हरियाणा में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, बहुत से प्रदेशों में खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या यादें लेके जाएंगे? कोई ऐसी व्यवस्था है जैसे डॉक्टर पंजाब ने बोला यहाँ से हरियाणा की संस्कृति को लेके हम भेजें, कुछ भी नया करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि जो व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने तो खेल खेलते समय तो वहीं रहना है 10 के 10 दिन, और जो खेल जिनके समाप्त हो जाएंगे, कुछ के खेल पहले भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि 13 तक सब चलेंगे, किसी का 9 को खत्म हो रहे हैं, किसी के 10 को खत्म हो रहे हैं, किसी को 11 को खत्म हो रहे हैं। उनका अगर कोई ऐसा ग्रुप आवश्यकता यानी कोई व्यवस्था मांगते हैं, सपोज मान लो कोई कहते हैं हमको शिमला घूमना है, या किसी को हरियाणा में कहीं जाना है, घूमना है, किसी प्रदेश में जाना है, उनकी व्यवस्थाएं हम उनको देंगे और वो उनकी यानी जो योजना होगी उनकी टीम के हिसाब से वो अप्लाई करेंगे, उनको घुमाएंगे। हमारी व्यवस्थाओं में यहाँ का रहन सहन ठीक हो, उनको खाने पीने की सुविधा ठीक मिल जाए, जो उनकी आवश्यकता है वो उनको पूरी हो जाए, और अन्य सुविधाएं, ये सब सुविधाएं अगर अच्छी मिलती हैं, हाँ वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी है, जो हरियाणा की टीमें सांस्कृतिक आयोजन रात के समय जब खाली समय होगा तब करेंगे, ताकि वो उसका आनंद ले सके और वो यादें अपने साथ ले जा सके। सर, आप कह रहे थे ना पंजाब से सीएम किसी और राज्य से कुछ बातचीत हुई है या आप नहीं, वो तो अब टाइम टेबल बनाएंगे, बनाने के बाद उनको इनवाइट करेंगे। अभी तो हमारा जो 4 तारीख का कार्यक्रम है उसकी योजना सारी डिपार्टमेंट ने बना ली है, लेकिन इसके बाद 5 को, 6 को, 7 को अलग अलग जो मंत्री हैं उनसे बात करके उनको एक दिन देंगे। सर, ये ब्रॉडकास्ट का होगा, कॉपीराइट्स है या राइट्स का, जो हम खुद शूट करेंगे वहाँ पर, क्या उसको चला सकेंगे या जो चैनल? नहीं, खुद शूट करेंगे। खुद वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोज ला सकते हैं। हाँ, फोटोज ला सकते हैं, वीडियो कैमरा नहीं। मैंने बताया 139 करोड़ रुपया ये जो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नवीनीकरण के लिए, कुछ नए भी उसमें जो प्रोजेक्ट्स लिए गए वो सब 139, 250 में से 139 करोड़ रुपया उस पर लगा है। हाँ बिल्कुल, बल्कि हम तो चाहेंगे कि अब आगे भी 2-3 स्थान और हमने चयन किए हैं, जैसे इसके बाद गुरुग्राम है, वहाँ भी इसी प्रकार का खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से कुछ स्टेडियम है, कुछ और बन रहे हैं, अब एक आइकॉन सिटी है हमारा एक, वहाँ भी चूँकि दिल्ली के निकट होने के कारण से, एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण से प्राथमिकता गुरुग्राम की सबकी रहती है, तो खिलाड़ियों की भी रहेगी। फिर हिसार ऐसा केंद्र है जो पश्चिम हरियाणा का, वहाँ भी एक इसी प्रकार का, साई ने भी कुछ स्थान देखे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ा रहे हैं, ताकि आगे इस प्रकार के 3-4 स्थान जब बनते हैं, और गुरुग्राम का जो हमारा क्रिकेट का स्टेडियम है उसका भी नवीनीकरण हो रहा है,
6 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है वो भी उस लायक बन जाएगा। तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कोनों में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। रोहतक एक ऐसा स्थान है जहाँ हम इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ भी 2 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, MDU है और एक सुपवा है, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ऐसे जहाँ जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हैं वहाँ इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि दिल्ली के निकट होने का भी लाभ मिले। और हरियाणा खेलों का, जिसको कहना चाहिए कि हमारा महत्व ज़्यादा है, प्रदेशों से भी बहुत लोग हरियाणा की पॉलिसीज़ को अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, या हमारे स्टेडियम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस नाते से उस सारे का लाभ हमको और आगे मिल के। सर, इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, हरियाणा के संदर्भ में ये कितना फ्रूटफुल होगा बच्चों के लिए, और इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया कि हरियाणा देश भर में अव्वल स्थान के ऊपर है, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ खेलों की रुचि यानी हमारे यहाँ बचपन में ही हो जाती है। गांव के अंदर तो खेलों की मिट्टी है, वो अखाड़े बने हुए हैं, सब अपने स्कूलों में खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो इस नाते से और उसको कैसे बढ़िया बनाया जाए। 1100 खेलों की नर्सरीज, ये हमने इस बात तय की हैं स्कूलों के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों। उसके अंदर 25 बच्चों की नर्सरी होगी। हर एक बच्चे को 2000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया अलग अलग उसके आयु के हिसाब से वो देंगे। 25,000 रुपया उसके वहाँ के कोच को देंगे। तो ऐसा लगभग 70-75 हज़ार रुपया एक महीने में, यानी एक स्कूल को दिया जाएगा। ये 9 लाख रुपया के आसपास हर स्कूल का बनता है। और ऐसी 1100 नर्सरीज ये बना रहे हैं। और इसमें भी अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने इस बात को इंगित किया था कि हमारे प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ नशे की आदत बढ़ रही है, और ख़ास करके यंग्स, यानी जो हमारा युवा है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल तक का, ये आदी हो गया है कुछ जिलों के अंदर। सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कैथल है, अम्बाला है। तो इस बॉर्डर्स पर इन व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक मान्यता हमारी है कि खेलों में जितने युवा आगे बढ़ेंगे उतना इन बुरी आदतों से वो बचेंगे। तो इस प्रकार से खेलों को खेल के लिए भी, और खेलों को किसी की गलत आदतों को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं। खेल में जितना बजट हम आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और जैसे इंटरनेशनल लेवल के लोग आकर खेलों को खेलते हैं, या कुछ इसमें प्राइवेट एजेंसीज वो भी इसमें कूद रही हैं कि खेलों को एक प्रकार से कमर्शियल सिस्टम भी बनाने के लिए हमारे स्थानों का उपयोग करना चाहते हैं। तो अगर वो कमर्शियल सिस्टम से हमारे स्थानों को उपयोग करेंगे तो हमारा एक प्रकार का ये आर्थिक साधन भी बन सकता है। आजकल तो जैसे वो शुरू हो गए हैं, कौन से, IPL। अब IPL तो सब पैसे का खेल है, और हमें तो अपना स्थान उपलब्ध कराना है। अगर कोई आता है, हो सकता है अभी जैसे हमारा धर्मशाला वाला स्टेडियम, उसका खूब उपयोग करते हो। तो ऐसी चीज़ों को अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो जो गतिविधियाँ हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम इसका भी उपयोग करेंगे। जो जिस तरीके से खेलो इंडिया प्रोग्राम है, अंडर 18 इसका रखा गया है, तो क्या एज ग्रुप क्या रहने वाला है? बिकॉज जैसे परंपरागत खेल की अगर हम मलखम्ब की बात करें तो उसमें 5 साल का बच्चा भी मलखम्ब काफी अच्छे तरीके से उसको दर्शाता है। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा? लोअर स्टेज, हाँ, एज स्टार्टिंग फ्रॉम जिम्नास्टिक और मलखम्ब में तो काफी छोटे बच्चे हैं, तो उसमें कोई एज का नहीं है ना, नहीं है कुछ भी। कोई भी कंपटीशन करने के लिए आएगा तो उसमें शायद 2 ग्रुप बना है, एक अंडर 14, एक अंडर 18। सिर्फ अंडर 18 में। अंडर 18 में सब, चाहे छोटा बच्चा वो भी अंडर 18 में कम्पीट करेगा। अंडर 18 में सब एक लेवल है तो उसको कम्पीट करेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या कुछ रहेगा? क्लोजिंग सेरेमनी जैसे ओपनिंग सेरेमनी में गृह मंत्री आ रहे हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन आएगा? अभी उसका प्लान बनाएंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों में क्लोजिंग सेरेमनी बहुत बड़ा सेरेमोनियल नहीं होता, वो छोटा ही प्रोग्राम होता है। सर, इनमें जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले बच्चे बुलाए जा रहे हैं, या स्कूल या अकेडमी से बच्चे? ये तो हर प्रदेश का अपना अपना एक सिस्टम है, और हमारी तो एज का एक लेवल है, उस एज के नीचे के सिलेक्शन करके वो कैसे भेजते हैं। जितना सिलेक्शन का सिस्टम बढ़िया होगा उतना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसलिए हम तो खेल का प्रकार देते हैं, खेल के जो नेशनल उसके रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से वो खेलने वाले जो आएंगे वो अच्छा खेलेंगे। तो हमने भी यहाँ हमने जो सिलेक्शन की है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम में अपनी थी, उसको फिर नेशनल स्टेट खिलाया, स्टेट पर खिलाया। टीम गेम्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है और इंडिविजुअल गेम फेडरेशन। हाँ, तो जैसे बताया कि टीम गेम्स को तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा, और इंडिविजुअल गेम को फेडरेशन जो है, जो फेडरेशन सब रजिस्टर्ड फेडरेशन हैं, वो सिलेक्ट करके भेजते हैं। सर, जो खिलाड़ी जीतते रहेंगे वो जाते रहेंगे, सबको एक साथ? नहीं, सामान्य जिनके खेल पूरे हो जाएंगे, अब उनकी मर्जी है, अगर वो रहना चाहें तो रह भी सकते हैं, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि अपने खेल जब पूरे होते हैं तो लोग चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐसे कौन कौन से गेम है जो पहली बार इसमें शामिल किए गए हैं, खासतौर से जो
मैंने 5 खेल मैंने बताए हैं ना, कि वो जो 5 खेल हैं दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारी इच्छा तो रहेगी कि जो परंपरागत खेल हैं उसमें रुचि बढ़े और नेशनल लेवल पर उनको मान्यता मिल जाए। जैसे मानो कबड्डी है, और कबड्डी में भी हरियाणा में तो जो लॉन्ग कबड्डी होती है, सर्कल कबड्डी जिसको कहते हैं, तो सर्कल कबड्डी यहाँ बहुत अच्छे प्रकार से खिलाड़ी खेलते हैं। हम चाहेंगे कि उसको भी मान्यता मिले, लेकिन अभी उसमें मान्यता नहीं है। अभी तो हमने जो गतका है, गतका ये तो हमारा शायद पंजाब का है, और कलारीपट्टू ये केरल का है, और योगासन ये तो सारे भारत का ही है। इसको हम अपना भी कह सकते हैं, देश का भी कह सकते हैं। मलखंब ये हरियाणा का ही है, काफी स्टेट्स हैं। और ये थांगता ये पूर्वांचल पूर्वांचल मणिपुर का है, थांगता। तो अलग अलग स्टेट्स में जो खेल ऐसे प्रचलित हैं उनको सारे देश भर के परंपरागत खेल लिए गए हैं। अब ये नेशनल लेवल के ऊपर जब मान्यता मिलती है तो उसके अंदर बहुत से उनके पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर में कोई फिट होगा तो करेंगे। पहले तो योगासन भी जो है खेल में नहीं आता था, लेकिन इसका प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई पहले योग को खेल में जोड़ा जाए। लेकिन जब उन्होंने जो कमेटी थी उन्होंने कहा योग अकेला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आसन मुख्य भाग है जो इसका प्रदर्शन हो सकता है, तब ये फिर योगासन बना करके और इसको जोड़ा गया है। जैसे हम खेलों में पूरा दुनिया में हमारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक का 6 गोल्ड है। कुछ गाँव में स्टेडियम बनाए गए 2-2 एकड़ में, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, 2 एकड़ का स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम तो वास्तव में जो 5-6 एकड़ का वही स्टेडियम होता है। 2 एकड़ को हमने कहा है पार्क कम व्यायामशाला। पार्क कम व्यायामशाला में एक योग के लिए एक शेड बनाया है, ताकि वहाँ गांव के बच्चे यानी महिलाएं पुरुष जो भी, वहाँ एक योग का शिक्षक रहेगा जो सुबह शाम योग कराएगा। इसके अलावा वहाँ मानो दौड़ने का ट्रैक है, या कुछ लोग सैर करने वाले आते हैं उनका एक ट्रैक है। वहाँ कोई कबड्डी का एक परंपरागत कबड्डी, वहाँ कोई जैसे कबड्डी के आधुनिक तौर के ऊपर मैट वेट लगा करके वो सिस्टम नहीं है, लेकिन कबड्डी का खेल तो मिट्टी में भी खेलते ही हैं। कोई कुश्ती का अखाड़ा है, तो ऐसे परंपरागत खेल ये सब बनाए जा सकते हैं। आगे चल करके वहीं पर 1, 2 या 3 कमरे का सेट वेलनेस सेंटर्स ये भी खोलने की हमारी योजना कि गांव-गांव में जहां योग कम व्यायामशाला है वहां एक वेलनेस सेंटर भी खुले, ताकि वहां पर आयुर्वेद के नाते से लोगों को उनको जागरूक किया जाए कि बीमारी आए नहीं। इसके लिए खान पान का सिस्टम ठीक हो, डाइटिशियन की जो सूचनाएं हैं वो उनको दी जाएं, और खान पान के ऊपर शरीर का बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लोगों का खान पान ठीक हो, या जो जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेद के नाते से वो भी उपयोग में करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। अब बहुत सामान्य बात है, तुलसी है, अब तुलसी का उपयोग लोग भूल गए हैं, लेकिन तुलसी का उपयोग करने से शरीर की बहुत सी चीज़ें बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। काली मिर्च है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, या जो और चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका उपयोग हर्ड बहेड़ा ये चीज़ें भी हैं परंपरागत। हमारे पुराने समय में हमारे दादी माता नानी ये सब इन चीज़ों का उपयोग करते, त्रिफला है। अब आज क्या है, वो एलोपैथिक दवाई आने के नाते से टेबलेट लाओ, उसका ये नाम है वो नाम है, आधे डॉक्टर टेबलेट के अपने आप बन गए। वरना ये परंपरागत चीज़ें घरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती थी। हल्दी है, हल्दी का कितना उपयोग होता था, उस हल्दी के उपयोग को तो लोग भूल ही गए हैं। मैं तो वर्तमान स्थिति पूछ रहा था उनकी, अभी स्टेडियम की ये तो आगे की योजना बना रही है, पार्क व्यायामशाला में हम वेलनेस सेंटर खोलेंगे। अभी वर्तमान में तो कहीं बहुत जगह पर हमारे योग वो जो शेड बन गए हैं योग के लिए, योग शिक्षक तय होने जा रहे हैं। 1000 के उनकी एडवर्टाइजमेंट निकल चुकी है, उन्होंने फार्म भर दिए हैं, केवल सिलेक्शन का काम बचा हुआ है। 1000 के लगभग योग शिक्षक वो हो जाएंगे, तो उन सब गाँव के लिए एक, बल्कि जहाँ पर पार्क कम व्यायामशाला है उसके नज़दीक का व्यक्ति उस योग शिक्षक का काम करेगा, ताकि वो उसकी आवश्यकता अपने घर भी जा सके, आसपास जा सके। जो दिन की ड्यूटी है सुबह की शाम की, क्योंकि बीच में खाली समय होगा। योग तो सुबह और शाम 2 ही समय, 3-3 घंटे 4-4 घंटे का समय रखेंगे, इसलिए उस के आसपास का, उसी गांव का या उसके आसपास का अपने समय का ठीक से उपयोग कर सकते हैं। परंपरागत जो खेल है उनको उनका प्रचार करना उद्देश्य है, या कि क्योंकि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन तो उन खेलों को नहीं मिलती? ऐसा नहीं है कि आखिर हर खेल कभी ना कभी तो उसमें जोड़ा गया है। अब नए खेल हैं, खेलना शुरू करेंगे, लोगों को रुचि बढ़ेगी, उसका वो अध्ययन करेंगे, कभी भी कोई भी खेल जुड़ सकता है। ये जो सारे आज 25 खेल या 30 खेल हैं, कोई सारे पहले दिन से थोड़ी जुड़े हुए हैं, ये भी बीच बीच में जुड़ते रहे, तो हो सकता है कभी चांस आ जाए। हाँ,
आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेलो इंडिया पे वो राजनीति पे जाएंगे, राजनीति पे जाना पीछे चाहिए, वो भी पीछे खेल है सर। पीछे पीछे हाँ। राजीव साहब, आपने बताया कि पिछली बार 200 मेडल्स के साथ में हरियाणा दूसरे नंबर पे था। क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों को जिससे कि वो पहले नंबर पे हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या कोई इस पूरे इतने बड़ा इवेंट है नेशनल लेवल का, क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर है कि अगर कोई बताना चाहे, पूछना चाहे? देखिए, इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट पूरी कर रहे हैं। हाँ, वेबसाइट भी इस पर बनी हुई है और टोल फ्री कर दिया है। हाँ, तो ठीक है, वो आपको टोल फ्री नंबर भी बता देंगे। तो इसलिए हम पूरा प्रचार इसमें कर रहे हैं। इसलिए, और जहाँ तक एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए आपने जो संदेश किया, मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंडिविजुअल खिलाड़ी ये माने कि जो मेरा मेडल है या मेरे खेल में जो विजय है, यही हरियाणा को एक प्रकार से नंबर 1 पर लाएगा। अगर ये मैसेज उसको मिल जाए कि मैं जो मेडल जीतूंगा, यही जो मेडल होगा वो हरियाणा को नंबर 1 पर लाएगा, तो सब खिलाड़ी ऐसा अगर सोच के विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। एक अंतिम जूनियर लेवल का आयोजन है, उत्साहवर्धन के लिए, हौसला अफजाई के लिए सीनियर लेवल के खिलाड़ी जा रहे हैं? आ रहे हैं ना, उनको निमंत्रण दिया है सबको, वो आएंगे और खेलों को देखेंगे भी सही। और जहाँ कहीं उनको इंटरेक्शन करने की बात आएगी, उन यंग जो प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन किसके पास कितना समय होगा, कौन आएगा, ये तो एक जनरल मेला है, इसमें उनको भी बुलाया है, जनता को भी बुलाया है, स्कूल के विद्यार्थियों को भी बुलाया है, कैसे उनका उत्साहवर्धन हो। एक बहुत भव्य ये कार्यक्रम होगा। जब आप लोग जाएंगे देखेंगे तो 4 तारीख को तो शाम का ही कार्यक्रम है, 5 से 6 से लगातार जब खेल शुरू हो जाएंगे उस समय आयोजन देखने का बनेगा। आपको निमंत्रण है, आप आइए, जरूर आइए 10 बजे से। खेल की भावना में सब काम हो जाता है, खेल की स्पिरिट से खेलो। सर, अभी जिस तरह से तीसरा प्रत्याशी आया है, वो मैंने बता दिया, उन्होंने भी यही पूछा था। ये सब खेल की भावना से खेल में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।